हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अम्ल भस्म लॉर चैप्टर में पीएच स्केल के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच स्केल, पीएच मान पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग पीएच मान, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल के प्रकार पढ़े, भस्म के प्रकार पढ़े और पीएच स्केल तथा पीएच मान पढ़े थे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है के बारे में जाने थे हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो क्रम से देखिएगा वीडियो तो ज्यादा समझ में आएगा ये चैप्टर। अगर जो बीच से देखिएगा तो थोड़ा कम समझ में हो सकता है कि आएगा। तो उससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि आपको साइंस में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी टॉपिक में समस्या नहीं होगा। और पीडीएफ और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस के ही नाम से है। वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे वहां पर और क्यूज भी होते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान याद करेंगे, जैसे कि पूछा जाता है आपके पेपर में। तो देखिए, कुछ पदार्थों के पीएच मान जैसे लिखे हैं। पहला पदार्थ है अम्ल पित्त। अम्ल पित्त या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? एक होता है। याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर नींबू का रस। तो नींबू के रस का पीएच मान याद करिएगा, कितना होता है? 2.5 होता है, यानी कि नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। आगे देखिए, सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। अम्ल वर्षा के पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, वह कौन सा विलयन कहलाता है? उदासीन विलयन कहलाता है। उदासीन विलयन। तो जल कौन सा विलयन है? उदासीन विलयन है। आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। खून का पीएच मान 7.4 होता है। चूना जल का पीएच मान 11.0 यानी 11 होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान हम लोगों ने लिखे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है। पीएच मान से ज्यादातर क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि HCl का पीएच मान 1 है, यह कौन सा विलयन है? तो यह कौन सा विलयन है? अम्लीय विलयन है। कल के वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम, तो वह विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह कौन सा होता है? क्षारीय होता है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलिए, आज हम लोग अब लवण पढ़ेंगे। अम्ल पढ़ लिए, भस्म पढ़ लिए, अम्ल का विशेषता पढ़ लिए हैं, भस्म का विशेषता पढ़ लिए, अम्ल की प्रकार पढ़ लिए, भस्म की प्रकार पढ़ लिए और पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम था अम्ल भस्म। दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टॉपिक बचा है लवण। लवण आज ही पढ़कर आज ही समाप्त किया जाएगा इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट। देखिए, अब हम लोगों का टॉपिक है लवण। तो लवण क्या है समझ लीजिए। हम लोग पढ़े अम्ल। अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देता है आर्हेनियस साहब के द्वारा। भस्म भी पढ़े। भस्म क्या है? जो जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देता है जल में घुलने के बाद। तो लवण क्या है? तो लवण समझिए, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है। कौन कौन पदार्थ बनता है हम लोग
चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े हैं और अम्ल तथा भस्म के प्रॉपर्टी में भी पढ़े हैं। कौन पदार्थ बनता था? अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। तो बोल सकते हैं कि अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है जल के अतिरिक्त, जल को छोड़कर, उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो लवण क्या है बता सकते हैं? लवण के निर्माण कब होता है? तो जब अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया करेगा तो किस चीज का निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। उसके साथ ही एक और पदार्थ का निर्माण होता है, जल का। तो लवण का डिफिनीशन बोल सकते हैं कैसे? तो देखिए, जब अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया कर जल के अतिरिक्त, माने जल को हटाकर, जल के अतिरिक्त जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। अपने आसान भाषा में समझ सकते हैं। आप देखिए, लवण के निर्माण जो होता है वो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, लवण, लवण को बोलते हैं साल्ट। तो देखिए, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, जिसे कौन सा अभिक्रिया कहते थे चैप्टर नंबर 1 में? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ लिखे भी है, अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, अम्ल, तो अम्ल का पहचान बताए थे कि हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है उसके फॉर्मूले में। भस्म का पहचान बताए थे कि उसके फॉर्मूले में OH रहता है, हाइड्रोक्साइड रहता है। तो जैसे अम्ल एक लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस, भस्म लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे? यहाँ लवण तथा जल बनाएंगे। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो जल बना दिए। तो देखिए, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया, और यहाँ क्या बचा? NaCl। तो बच गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम, सोडियम Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लवण है। H2O क्या है? जल है। और HCl क्या है? अम्ल है। और NaOH क्या है? भस्म है। तो देखिए, तो अम्ल भस्म आपस में विक्रिया कर क्या बने? लवण तथा जल, जिसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ के निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं। सिंपल से डिफिनीशन बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ और थोड़ा सा लवण के बारे में हम जानते हैं। देखिए, लवण में 2 मूलक होते हैं। मूलक आप लोग रेडिकल जिसे बोलते हैं। किसी भी यौगिक के निर्माण हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, प्लस और माइनस से मिलकर होता है। तो देखिए, जैसे लवण है NaCl जो लवण है इसमें 2 मूलक है, यानी कि Na एक अलग है और Cl एक अलग है। Na पर प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। देखिए, किसी भी यौगिक का निर्माण क्या बताइए? प्लस और माइनस से मिलने से ही होता है। तो देखिए, NaCl, तो Na पर प्लस, Na क्या है? सोडियम, सोडियम धातु है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि धातु जब आएगा तो उसमें प्लस चार्ज होता है, तो इसीलिए इसमें प्लस चार्ज है। Cl, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैस है। और जो भी गैस होता है वो अधातु होता है, तो इसीलिए उस पर माइनस चार्ज होता है। धातु पर प्लस चार्ज और धातु पर माइनस चार्ज होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, और इसके बारे में लिख सकते हैं कि लवण में कितने मूलक होते हैं? 2 मूलक होते हैं। एक धन मूलक, इसको बोल सकते हैं धन मूलक, जिस पर प्लस चार्ज होता है, और एक ऋण मूलक, ये भी बोल सकते हैं। तो लवण के बारे में आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण का निर्माण करेगा। एक और देखते हैं अभिक्रिया और समझते हैं। अब देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। H2SO4 कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और एक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह क्या है? भस्म है, यह अम्ल है। आपस में विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण तथा जल। तो पहले जल बनाइए। जल का फॉर्मूला H2O होता है। देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो H2O बच गया। अब क्या बचा? Na बचा, और इसका H एक बचा, और SO4 बचा, SO4। तो NaHSO4। तो यह लवण का निर्माण हो गया। यह क्या है? यह क्या है? लवण है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम कैसे बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह क्या है? लवण है। यह जल है।
या भस्म है, अम्ल है। तो अम्ल भस्म आपस में विक्रिया कर लवण बनाए और जल बनाए। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। लवण में कितने मूलक होता है? 2 मूलक होता है, एक प्लस मूलक होता है धन मूलक और एक ऋण मूलक होता है। जो एक और बात यहाँ से कि उसका एक और नाम होता है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में समझाए थे, जो NaCl है, NaCl है तो एगो Na होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो जो Na वाला है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, तो इस अभिक्रिया में भस्म से प्राप्त हुआ, Na वाला भस्म से प्राप्त हुआ, तो इस Na को भास्मिक मूलक कह देंगे, भास्मिक मूलक। और जो क्लोरीन है वह कहाँ से प्राप्त हुआ? अभिकारक में अम्ल से प्राप्त हुआ, तो वह इसे अम्लीय मूलक बोल देंगे। तो इस प्लस और माइनस का भी दूसरा नाम होता है, यानी धन मूलक और ऋण मूलक का दूसरा नाम होता है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो याद रखिएगा कि जो Na होता है, Na यानी इस अभिक्रिया में Na प्लस हुआ, यानी जो भास्मिक मूलक जो भस्म से प्राप्त हुआ वह पॉजिटिव होता है। यहाँ लिख भी देता है नोट में, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। भास्मिक मूलक पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। कैसे? क्योंकि जब Na जो है या लवण में प्राप्त हुआ है तो Na भस्म से प्राप्त हुआ है और Na पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव है। और जो अम्लीय मूलक होता है, अम्लीय मूलक, उस पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लवण में 2 मूलक होता है, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक। धन मूलक का दूसरा नाम बता सकते हैं भास्मिक मूलक है, और ऋण मूलक का दूसरा नाम क्या है? अम्लीय मूलक। तो आशा करते हैं कि अम्ल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को जो आपके पेपर में आता है, हर एक बार 5 नंबर तक आता है। पिछले बार 2020 के पेपर में आया था 5 नंबर में कुछ महत्वपूर्ण लवण के फॉर्मूला और उसका नाम से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण लवण के नाम, उसका फॉर्मूला और उसके उपयोग जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड। जितना सारे 6 लवण पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट VVI कर लीजिएगा, हर एक बार 4 से 5 नंबर इस टॉपिक से आएगा। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड या इसका दूसरा नाम है साधारण नमक। इसका फॉर्मूला था NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड। तो पूछ देगा साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड का हो, सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl होता है। अब एक दो नोट लिखवाए। नोट क्या लिखवाए हैं कि देखिए, जो समुद्र से जो समुद्र का जल खारा होता है उससे जो नमक प्राप्त होता है वह साधारण नमक होता है। उसको डायरेक्ट हम लोग घरों में यूज नहीं कर सकते, उसको कारखाना में, फैक्ट्री में जाता है, उसको बनता है, केमिकल मिलाया जाता है, उसके बाद वो आयोडीन युक्त नमक होता है। तो हम लोगों को जो डॉक्टर होते हैं या कोई भी हम लोगों को सलाह देता है कि आयोडीन युक्त नमक, देखिएगा पॉकेट पर नमक जब खरीदने जाएगा तो उस पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, यानी कि उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाया गया है उस नमक में। तो देखिए, हम लोगों को कौन सी नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक, नहीं तो क्या हो जाएगा? घेघा रोग हो जाता है, घेघ मतलब निकल जाता है। तो पूछा जाता है यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव नोट भी लिखे हैं कि घेघा रोग हमारे आहार यानी भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। यानी कि आयोडीन जो है उसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। तो इसीलिए हम लोग को कौन सा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को खाने में, साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको कैसे बनाते हैं आयोडीन युक्त नमक? तो साधारण नमक, साधारण नमक क्या है? NaCl है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड, के बोलते हैं, के से पोटेशियम, आई से आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो वह कौन सी नमक हो जाएगा? आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। तो हम लोगों को कौन सी नमक का यूज करना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। किसके कारण घेघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए, तो हम लोग पहला लवण के बारे में पढ़ लिए, इससे इतना ही आपके
पेपर में क्वेश्चन बनने की चांस है और प्रीवियस में इतना ही से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। घेघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब देखिए दूसरा जो लवण है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग रासायनिक नाम है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है और व्यापारिक नाम क्या है? साधारण नमक नाम है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na से क्या हो जाएगा? सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्या है? लवण है, कास्टिक सोडा है। तो पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaOH होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। इससे इसको यही इंपॉर्टेंट है नोट में कि क्लोरो एल्कली विधि द्वारा इसे बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यानी कास्टिक सोडा को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग है साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, फिर कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों बनाने में, ये सब उपयोग है। तो आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अगला चलते हैं 3 नंबर लवण पढ़ते हैं। 3 नंबर लवण है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या खाने वाला सोडा बोलते हैं, या इसको बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। 4-5 नामों से जाना जाता है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा बेकिंग पाउडर का सूत्र है। तो कंफ्यूजन न कीजिएगा, सभी नाम याद कर लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो आप बताइए, हम लोग बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। बाइकार्बोनेट के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसकी संयोजकता कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। और सोडियम के साथ जोड़ना है तो हो गया इसका फॉर्मूला, Na जोड़ देंगे, Na का संयोजकता 1 होता है तो एक एक मिल गया तो इसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3। तो पूछा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, तो NaHCO3। NaHCO3 कैसे हुआ? बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3, सिर्फ कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, उसमें कार्बोनेट में हाइड्रोजन लगा देते हैं तो बाइकार्बोनेट बन जाता है। और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम लगा देंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लगा NaHCO3। तो देखिए यहाँ लिखे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम, सोडियम H से हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए इसी से नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको एक खाली सोडियम नाम रखिए और टोटल को बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका व्यापारिक नाम है खाने का सोडा। जो खाने में हम लोग सोडा डालते हैं वही फॉर्मूला है, यही पदार्थ है खाने का सोडा, या इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर मोस्ट इंपोर्टेंट करके पेपर में आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब इसमें नोट पॉइंट लिखा है, नोट पॉइंट क्या लिखा है? अमोनिया सोडा विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा इसे बनाया जाता है। जो खाने का सोडा होता है उसे कौन सा विधि द्वारा बनाया जाता है? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग क्या है? गैस, पेट की अम्लीयता को खत्म करने में गैस हो जाता है तो खाने का सोडा का में भी सोडा का जलीय विलयन बनाकर घोल बनाकर पी सकते हैं तो गैस खत्म हो जाता है। और है इसका खाना बनाने में, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग होता है। चलिए दूसरा लवण जो है 4 नंबर लवण का नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या इसका दूसरा नाम है धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला ही ज्यादातर पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला कैसा होगा? सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है, इसका संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। सोडियम का संयोजकता कितना होता है? तो 1 होता है। अब इसके नीचे 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? इसका 2 इसके साथ आ जाएगा तो Na2
CO3। CO3 में यहाँ एक लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। फॉर्मूला आसान है बनाना, हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े भी हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू धोने का सोडा है तो उसमें जल का मात्रा होता है, तो कितना जल का मात्रा होता है, 10 मात्रा रहता है, 10:4। तो याद रखिएगा, धोने का सोडा पूछा जाएगा तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का मात्रा 10H2O। तो आशा करते हैं कि 4 नंबर भी लोअर का आप लोग याद रखेंगे। इसको भी कौन सा विधि द्वारा बनाया जाता है, तो अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा धोने का सोडा को बनाया जाता है। चलिए और दो लास्ट आखिरी का लोअर हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर लोअर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, पेपर उठाकर देख लीजिएगा विश्वास नहीं हो तो। इसका नाम है विरंजक चूर्ण, या इसको दूसरा नाम से ब्लीचिंग पाउडर। जो आप लोगों के घरों में जो उज्जर के रंग का होता है उसको छिड़ते हैं तो कीड़ा उड़ा सब मर जाते हैं, तो उसी वही है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है CaCaOCl2। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है CaOCl2, या इसको घुमाने के लिए एक और रूप में लिख सकता है CaOCl, कोष्ठक घेर के Cl लिख देगा। क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है इसमें, याद रखिएगा CaOCl2, याद रखिएगा फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए इसका बनाने का विधि कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए शुष्क बुझे हुए चूना पर, शुष्क बुझे हुए चूना किसे कहते हैं, भाखड़ा चूना को कहते हैं। भाखड़ा चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में। अगर आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को सीरियल से देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए शुष्क बुझे हुए चूना या इसका भाखड़ा चूना भी बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca से कैल्शियम, OH से हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे। क्लोरीन गैस Cl2 कितना डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रोवाइड करते हैं, तब विरंजक चूर्ण और क्या बनता है, जल बनता है। तो याद रखिएगा इसका बनाने का विधि भी आता है। तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि जब शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। और अभिक्रिया लिख देंगे तो 2 नंबर में इस तरह लिखने के लिए आता है। इसका उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, इसको उपयोग किया जाता है, जल के शुद्धिकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आखिरी का है 6 नंबर लोअर, और लास्ट लोअर है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके 6 नंबर लोअर का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या उसका दूसरा नाम है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है लेकिन कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। कैसे, देखिए कैल्शियम सल्फेट होता है तो CaSO4 हेमीहाइड्रेट है। हाइड्रेट मतलब जल होता है, हाइड्रेट मतलब जल, और हेमी यानी आधा, आधा जल होगा। जितना CaSO4 होगा यानी कैल्शियम सल्फेट होगा उसका आधा जल होगा। तो देखिए CaSO4 कितना है, 2 है, तो उसका आधा यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक जल है, एक मात्रा जल है, यानी कि कैल्शियम हेमीहाइड्रेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट के आधा जल होगा। यही ध्यान देने की बात है। तो देखिए CaSO4 2 लिख दिए तो एक जल का मात्रा H2O लिख दी है, एक मात्रा है। यहाँ देखिए CaSO4, यहाँ CaSO4 के मतलब क्या है, एक है, तो एक एक अधिया, एक एक अधिया क्या होता है, आधा होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 क्या है, जल का मात्रा है। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे इसका फॉर्मूला, क्योंकि दोनों फॉर्मूला पूछा जाता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस यानी 2 इंटू H2O पूछा जाता है। आप लोग कंसेप्ट पर ये है, आधा जल होगा, जितना CaSO4 होगा, यहाँ दुगुना था तो अधिया क्या होगा, दुगुना का अधिया 1 होता है, तो अधिया क्या था, जल था, यहाँ कितना है, 1 है, तो इसका अधिया 1/2 जल है। कॉन्सेप्ट पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया है, इसका नाम से ही स्पष्ट है। जब हाथ टूटता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्लास्टर में एक देखे होंगे चूना की तरह उजर प्लास्टर छापा जाता है, उसी जो जल वही जो होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसीलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग होता है मूर्ति बनाने में या हाथ के प्लास्टर करने में जब हाथ टूट जाती है।
अब इसको बनाते कैसे हैं, नोट लिखे हैं। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का भी फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। इसका CaSO4 जितना होगा उसका दुगुना जल होता है, जिप्सम में याद रखेगा। CaSO4 कितना है, CaSO4 के मतलब 1 है, तो जल का मतलब कितना है, डबल है। अब यही बनाना रहता प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाता फॉर्मूला, CaSO4 अगर इसको दुगुना करते तो जल का मात्रा आधा हो जाता। अगर दे इसको CaSO4 अगर इसको एक रखते तो जल का मात्रा एक एक और ये कितना हो जाता, हाफ हो जाता है। तो यह हो जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और यह जिप्सम का फॉर्मूला में क्या होता है, दुगुना जल का मात्रा होता है। तो आशा करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी पूछा जाता है, तो हाथ के प्लास्टरा में मूर्ति बनाने में किया जाता है। एक और लास्ट इंपोर्टेंट है जो फार्मूला के रूप में पूछा जाता है, तूतिया का फार्मूला। था तूतिया का फार्मूला याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 और 5H2O होता है। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, जल का मात्रा 5 होता है। तो चलिए यहीं पर इसी के साथ ही अम्ल भस्म तथा लवण चैप्टर समाप्त हो गया, पूरा हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाएंगे, कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।